हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर मुस्कान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, और साथ ही साथ अगर आपको यूनिवर्सिटी ये चीज़ बोल रही है कि आपको पूरा डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल लेकर के आना है, लेंथी लेकर के आना है, तो उस केस में आप क्या फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से आप रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, और अगर कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है सो उस केस में आप किस तरीके से अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएं कि वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी ना हो, शॉर्ट भी रहे, और साथ ही साथ उसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स भी कवर अप हो जाएं। उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट सैम्पल दिखाऊंगी, पूरे के पूरे रिसर्च प्रपोजल का 2 सैम्पल दिखाऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। एक लॉन्ग के लिए और एक शॉर्ट के लिए, दोनों के लिए मैं आपको सैम्पल रिसर्च प्रपोजल दिखाऊंगी, ताकि आप पहले आप सुनेंगे, उसके बाद जब आप देखेंगे ना, ताकि आपको बेटर समझ आ जाए, तो उससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। उसके अलावा मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको दिमाग में रखने हैं, माइंड में रखने हैं, अपना जो वर्ड फाइल है वो बनाते हुए। उसके अलावा जो है अपनी जो प्रेजेंटेशन आप देंगे इंटरव्यू के टाइम पे, सो उस टाइम पे आपको क्या कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करें रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। बेसिकली रिसर्च प्रपोजल आपको इंटरव्यू के टाइम पे रिसर्च कमेटी मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करना होता है। क्यों प्रेजेंट करना होता है? ताकि आपको एडमिशन मिल जाए। नॉर्मली क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए आपको फंड चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से बढ़िया बिजनेस प्रपोजल बनाते हैं, मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो आपको फंड दे देते हैं, यानी कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर उन्हें लगता है अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, तो उसी तरीके से आप रिसर्च प्रपोजल बना करके लेके जाते हैं। अगर मेंबर्स को अच्छा लगेगा तो वो आपको एडमिशन दे देंगे, ठीक है। सो ये बेसिक मीनिंग होता है रिसर्च प्रपोजल का। इसके अंदर होता क्या, भी बनाते क्या है हम, इसके अंदर लिखते क्या है, ये बेसिकली क्या होता है ना, एक वर्क प्लान होता है। वर्क प्लान माने किस टॉपिक पे आप स्टडी करेंगे, किस तरीके से स्टडी करेंगे, क्या आपका प्लानिंग है, क्या आप रिसर्च डिज़ाइन फॉलो करेंगे, ऑलरेडी क्या आपको स्टडी हो चुकी है, कितनी बाकी है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करते हैं। उसके अलावा कितने टाइम में स्टडी करेंगे, कितने बजट में स्टडी करेंगे, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर मेंशन करते हैं। पूरा का पूरा अपना प्लान मेंशन करते हैं, वर्क प्लान मेंशन करते हैं, ठीक है। एक्चुअल स्टडी तो अभी आपने की नहीं है, सो बेसिकली इसके अंदर प्लानिंग की बात होती है कि हम ये चीज़ इन फ्यूचर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें आप ना रिसर्च प्रपोजल को इस तरीके से बनाते हैं, प्लस इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है हमें रिसर्च प्रपोजल कि जो कमेटी मेंबर्स है ना, सामने बैठे कमेटी मेंबर्स, वो एकदम ऐसे कन्विंस हो जाए, राजी हो जाए आपको एडमिशन देने के लिए। तो उसके लिए आपको मेन उन्हें क्या चीज़ों के लिए कन्विंस करना होता है कि आपके पास एक बढ़िया प्रॉब्लम है, यानी कि बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, न्यू है, नया है, यूनिक है, और साथ ही साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपके पास प्रैक्टिकल तरीके हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग हवा में तीर मार रहे हैं या बस थेरेटिकली हमें बता दिया हमने कि हम ऐसे सॉल्व कर देंगे इस प्रॉब्लम को, वैसे कर देंगे, नहीं। इसके अंदर हमें उन्हें कन्विंस करना होता है कि हम इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल तरीक़ों से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल वेज हैं जो एक्चुअली में हम जिनको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, हमारा जो प्लान है वो रियल लाइफ में चल जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये बताना होता है। उसके अलावा हमारी स्टडी क्या इम्पैक्ट छोड़ के जाएगी। हमारी स्टडी ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बुक्स में रह जाएगी, हमारी स्टडी रियल लाइफ में लोगों को हेल्प करेगी, नॉलेज में कंट्रीब्यूट करेगी, नेशनल प्लस इंटरनेशनल नॉलेज में कंट्रीब्यूट करेगी, कंपनीज़ की हेल्प करेगी। सो हमारी स्टडी जो है वो कम्प्लीटली हेल्प करेगी, कम्प्लीटली कंट्रीब्यूट करेगी रिसर्च एरिया के अंदर प्लस सोसाइटी के अंदर। ये बेसिकली आपको उनको कन्विंस करना होता है कि ये टॉपिक ही मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ उन्हें आपको कन्विंस करनी होती है, ठीक है। अभी हम चलते हैं इसके मेन पोर्शन के ऊपर, मेन पार्ट के ऊपर इस वीडियो के, दैट इज़ रिसर्च प्रपोजल बनाएं कैसे, रिसर्च प्रपोजल का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब वीडियो में आगे चलने से पहले, मैं आपको ये चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगी कि ये जो मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगी इसके अंदर आप हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं,
क्योंकि आप प्रपोजल लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी मर्जी होती है, हम हल्का फुल्का इसके फॉर्मेट के अंदर चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी ने स्पेशली मेंशन किया है सो इन दैट केस हमें वही पैटर्न फॉलो करना होता है, वही फॉर्मेट फॉलो करना होता है, अदरवाइज हम हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं। सो बेसिक फॉर्मेट क्या रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अपना टाइटल लिखेंगे, यानी कि जिस टॉपिक के ऊपर स्टडी आप करना चाहते हैं उसका आपने एक टाइटल फ्रेम किया होगा, उसे आप लिखेंगे। टाइटल कैसे फ्रेम करते हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, टाइटल फ्रेम करने का सही तरीका क्या होता है, टॉपिक को सिलेक्ट करने का क्या सही तरीका होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है डिटेल, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम बात करें, सबसे ऊपर आपने क्या लिख लिया, टाइटल लिख लिया। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ना मैं हर एक पॉइंट के अंदर आपको कुछ ना कुछ टिप देती चलूँगी, तो वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन के अंदर अभी आपको क्या कुछ मेंशन करना होगा। सबसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ, लाइक आपको ये स्टडी करना है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग आजकल के लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, आजकल की कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं, तो उनकी सेल्स में कितना फ़र्क पड़ रहा है ना, उनकी सेल्स में कितना इम्पैक्ट छोड़ रही है डिजिटल मार्केटिंग, तो इस चीज़ के ऊपर आप स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट में आप सबसे पहले तो कुछ बेसिक मीनिंग बता देंगे, लाइक डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है ना, तो इस कुछ आप बेसिक टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन दे देंगे। उसके बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में मेंशन करनी होगी, मेहनत करनी होगी, डेटा कलेक्ट करना होगा, फिगर्स में, अमाउंट में या नंबर्स में डेटा कलेक्ट आपको करना होगा कि एक्स कंपनी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का ये टूल अडॉप्ट कर रही है, तो उनको ये फ़ायदा हुआ, इतने परसेंट उनकी सेल्स इंक्रीज़ हुई है, इतने परसेंट का उनको फ़ायदा हुआ है, इतने लाखों का उनको फ़ायदा हुआ है ना। तो वाई कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट किया तो उनको ये फ़ायदा हुआ है। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, जो भी आपका टॉपिक रहेगा, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, जो भी आपका टॉपिक रहेगा ना उससे रिलेटेड प्रेजेंट में जो कंपनीज उस चीज़ों के ऊपर वर्क कर रही है ना, उनकी कंपनीज का डेटा उठाओ, डेटा कलेक्ट करो। उस चीज़ को थोड़ी मेहनत ज़रूर जाएगी, बट स्टार्टिंग के अंदर ही आपका ऐसा इम्पैक्ट मतलब छूट जाएगा ना उनके ऊपर, ऐसा इम्पैक्ट आप छोड़ देंगे मेंबर्स के सामने कि उनको लगेगा कि हाँ भी बच्चा जो है एक्चुअली मेहनती है, बच्चा हार्ड वर्किंग है, बच्चे ने पूरा का पूरा फिगर्स में डेटा निकाल करके बच्चा लेकर के आया है, उसने प्रेजेंट किया हमारे सामने, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये बच्चा रिसर्च वर्क कर लेगा। तो वो स्टार्टिंग में ही आते तो कन्विंस वो स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या मेंशन करना होगा, सबसे पहले थोड़ी टॉपिक इंट्रोडक्शन, देन कुछ फिगर्स में, अमाउंट्स में या नंबर्स में थोड़ा आप डेटा कलेक्ट कीजिए, उसको आप मेंशन कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका क्या रहेगा, दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू, यानी कि ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर एक्स पर्सन ने, वाई पर्सन ने, जेड पर्सन ने क्या कुछ स्टडी की हुई है, आप पेपर्स आपने पढ़े होंगे है ना, तो जितने भी पेपर्स पढ़े हैं उनमें से कुछ पेपर्स निकाल के 5, 6, 7, 8 पेपर्स निकाल के लाइक आप उसको मेंशन करेंगे, समराइज करके मेंशन करेंगे कि XYZ पर्सन्स ने इस टॉपिक के ऊपर ये स्टडी किया था, इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया था। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स तो उन्होंने स्टडी कर लिए हैं है ना, इस चीज़ के ऊपर तो उन्होंने फोकस कर लिया। अभी ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है जो बेसिकली अनएक्सप्लोर्ड है, जिसके ऊपर उन्होंने नहीं स्टडी किया है, तो यही रिसर्च गैप है जो मैंने फाइंड आउट किया है। तो मेरी जो स्टडी है ना वो इसी रिसर्च गैप को फिल करने की कोशिश करेगी, मेरी कोशिश नहीं करेगी ही मतलब, ठीक है, मेरी जो स्टडी है वो इस रिसर्च गैप को फिल करेगी। तो बेसिकली क्या कुछ स्टडी हो चुकी है, उसके बाद उन स्टडीज़ में क्या कमियां थी है ना, क्या शॉर्ट कमिंग्स थी। फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टडी किया तो मैंने ऑब्वियसली सारा चीज़ तो हम नहीं कवर कर सकते, तो मेरी रिसर्च वर्क के अंदर क्या लिमिटेशंस थी, क्या मैंने ऐसा पॉइंट है, क्या मैंने ऐसी प्रॉब्लम है जो मैंने आइडेंटिफाई नहीं की, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो मैंने नहीं ली है, तो उसी प्रॉब्लम को आप पकड़ेंगे, मतलब उसी रिसर्च गैप को आप लेंगे, उसी को रिसर्च गैप बोलते हैं बेसिकली, और ये मेंशन करेंगे कि मेरी जो स्टडी है इस रिसर्च गैप को फिल करने की कोशिश करेगी। एंड उसके साथ ही कनेक्ट करके आप मेंशन करेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस, यानी कि ये स्टडी, मेरी जो स्टडी है दिस स्टडी में ये सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस, दीज रिसर्च क्वेश्चंस विल बी एक्सप्लोर्ड इन माय स्टडी। सो ये सारे रिसर्च क्वेश्चंस बनेंगे, आप इसमें 4 से 5 रिसर्च क्वेश्चंस ले सकते हैं, या 3 से 4, तो कम से कम 4 तो लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप PhD में एडमिशन ले रहे हैं तो कम से कम आपके 4 ऑब्जेक्टिव्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में लिखते हैं तो आगे टू लग जाता है, टू नो,
टू फाइंड आउट, है ना, तो आगे टू लग जाएगा। और इसको अगर आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सब चीज़ें लग जाती है। बस इतना ही फ़र्क होता है, उसको घुमा के लिखना होता है। आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चंस दोनों भी मेंशन कर सकते हो, आप चाहो तो इनमें से एक चीज़ भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अकेला क्वेश्चंस भी मेंशन कर दोगे तो भी चलेगा, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपने पहले क्या मेंशन किया, गैप क्या रहा, गैप के बेसिस पे उसी से कनेक्ट करते हुए आपने मेंशन कर दिया कि इस गैप को फिल करेगी मेरी स्टडीज़, और इस स्टडी में, मेरी स्टडी में ये सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट, दैट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपकी मर्जी है, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। हाँ, मतलब आप एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ने के लिए मेंबर्स के सामने हाइपोथेसिस भी मेंशन कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। उन्हें लगेगा, मेंबर्स को लगेगा बच्चे को तो सारे कुछ आता है ना, तो वो मतलब अच्छे से रिसर्च वर्क कर लेगा, पीएचडी कर लेगा, तो वो चीज़ शो करने के लिए आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं, बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल होता है। अगर आप नहीं भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपका रिसर्च प्रपोजल फीका लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बिना भी काम चल जाएगा, हाइपोथेसिस आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी आती है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में यानी कि आप किस तरीके से स्टडी करेंगे, किस तरीके से पूरी स्टडी को आप कैरी आउट करेंगे, क्या रिसर्च डिज़ाइन रहेगा, क्या मतलब आपकी सैम्पलिंग टेक्निक रहेगी, किस तरीके से आप सैम्पल को सिलेक्ट करेंगे, किस तरीके से आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, क्या डेटा सोर्सेज रहेंगे, प्राइमरी रहेगा या सेकेंडरी रहेगा, दोनों रहेंगे तो वो मेंशन करेंगे। प्राइमरी सोर्स रहेगा तो उसके अंदर किस तरीके से, कौन कौन से प्राइमरी सोर्सेज का यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको मेंशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल, आपके माइंड में है कि आप ना डेटा कलेक्ट करेंगे तो आप क्वेश्चनर फिल करवाएंगे, मतलब क्वेश्चनर बनाएंगे, उसे व्हाट्सएप करेंगे अपने सर्कल में, उसे मेल करेंगे लोगों को, जितने भी आपके पास लिंक्स हैं उन लोगों को आप भेजेंगे। तो आप बेसिकली प्राइमरी सोर्स के अंदर क्वेश्चनर को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चनर के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू मैं डेटा कलेक्ट करूँगा, तो जो भी आपके माइंड में प्लान है, किस तरीके से आप पूरी स्टडी करेंगे, तो वो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में मेंशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, दैट इज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इस चीज़ के ऊपर आपको खास प्रेजेंटेशन देते हुए फोकस करना होगा। भले ही थोड़ा लिखो, बट प्रेजेंट आप उसको 2 लाइनों में भी कर रहे हो ना, तो इतना करो कि सामने मेंबर्स को पता लग जाए कि आपकी स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये रिसर्च वर्क इम्पॉर्टेंट है, क्या ऐसा इम्पैक्ट छोड़ेगी, क्या ऐसा कंट्रीब्यूट करेगी आपकी स्टडी, यही टॉपिक आपने क्यों लिया है। तो बस यही सारी चीज़ें आपको इस पॉइंट में उन्हें एक्सप्लेन करनी होती है कि मैंने यही टॉपिक क्यों लिया है, व्हाई दिस टॉपिक। तो ये आप उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तभी लिया है मैंने, है ना। तो बेसिकली आपको सिग्निफिकेंस मेंशन करनी होती है, ठीक है। डन, यहाँ तक आया समझ। इसके बाद आप टाइम टेबल बताओगे उन्हें। टाइम टेबल यानी कि टेंटेटिव टाइमलाइन आप उन्हें बताते हो। इससे क्या होता है ना कि मेंबर्स को ये लगता है बहुत ब्रॉड एरिया बच्चा ले रहा है स्टडी के लिए, तो इस वजह से उसको मतलब 6-7 साल 8 साल लग जाएंगे स्टडी करने में। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए, या फिर वो 6 महीने में निपटा देगा स्टडी, ठीक है, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। तो बेसिकली टाइम टेबल इसीलिए दिया जाता है, इसमें आप टाइम को डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने मेंशन कर दिया फर्स्ट ईयर में, ईयर 1 में आप ये सारी चीज़ें करेंगे, ईयर 2 में आप ये सारी चीज़ें करेंगे, ईयर 3 में ऐसा करेंगे, है ना। उसको फर्दर भी आप सब पॉइंट्स बना सकते हैं। ईयर 1 में फर्स्ट 6 मंथ्स में आप ये सारी चीज़ें करेंगे, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप इस चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे। तो ये सारा आपको टाइम टेबल देना होता है ना। फॉर एग्जांपल ईयर 2 के जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स रहेंगे उसमें आप डेटा कलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट 6 मंथ्स रहेंगे उसमें आप डेटा को एनालाइज करेंगे। तो इस तरीके से बेसिकली आपको एक मोटा मोटी टाइम टेबल, टेंटेटिव टाइमलाइन बतानी होती है। उसके अलावा यहाँ पर आ जाता है बजट। बजट आपको तभी मेंशन करना होगा अगर आप किसी भी ऐसे एरिया से कनेक्ट करते हैं, किसी भी ऐसा आपका रिसर्च वर्क जो है वो किसी ऐसे एरिया, ऐसे टॉपिक से रिलेटेड है जिसके अंदर बहुत अच्छे खासे फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, बहुत पैसा लगने वाला है, तो आपको यहाँ पर बजट भी मेंशन करना होता है ताकि मेंबर्स को लगे कि आउट ऑफ बजट नहीं जाएगी आपकी स्टडी। तो उसके लिए आप बजट मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जितने भी आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चीज़ें लिखी हैं, मान लो आपने डिजिटल मार्केटिंग का मतलब कहीं से देखा है और उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा है ना, तो उसका भी आपको रेफरेंस देना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जितनी भी चीज़ें आपने जहाँ से भी ली है उन सभी के रेफरेंसेस आपको बिब्लियोग्राफी सेक्शन में मेंशन करने होते हैं। ये मोटा मोटी मैंने आपको बताया है, क्या स्ट्रक्चर बताया है, बट अभी इसके अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँगी, वो शॉर्ट वाले के अंदर बताऊँगी, तो उसको अच्छे से समझना। अभी इसके अंदर एक और पॉइंट आ जाता है, दैट इज़ कई बार क्या होता है ना
कि हम बेसिकली रिसर्च हम ये सोच लेते हैं कि इतना बड़ा प्रपोजल हमारा पता नहीं पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे मेंबर्स, तो हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हमने 10 पेज में 12 पेज में रिसर्च प्रपोजल में मेंशन की है ना, उन सभी चीज़ों को शॉर्ट करके एक पेज में आधे पेज में मेंशन कर देते हैं, समरी बना देते हैं उसकी स्टार्टिंग में ही। उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेंशन करना चाहो तो आप एब्स्ट्रैक्ट भी मेंशन कर सकते हो। जब आप ऊपर टाइटल लिखेंगे उसके जस्ट बाद एब्स्ट्रैक्ट आता है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आप कीवर्ड्स कुछ मेंशन कर सकते हैं। कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल आपका जो मेन टॉपिक है ना डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, आप कंपनीज़ के ऊपर इम्पैक्ट देखना चाहते हो, सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट देखना चाहते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड हो गया, सेल्स कीवर्ड हो गया, प्रॉफिट्स कीवर्ड हो गए। तो ये कुछ 3-4 आप कीवर्ड्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है एब्स्ट्रैक्ट, बेसिकली अगर आपको पूरा का पूरा प्रपोजल की समरी प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए आप स्टार्टिंग में एब्स्ट्रैक्ट मेंशन कर सकते हैं, बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया जी अब आपका मेन स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद मैं आपको, अगर कुछ भी ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बोला गया कि लेकर ही आओ, मतलब डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल है ना, सो उस केस में आप किस तरीके से प्रपोजल बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर बोला भी गया है ना डिटेल्ड लेके आओ, तो भी आप ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि शॉर्ट के लिए है, लॉन्ग के अंदर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या कुछ रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने स्टार्टिंग में टाइटल मेंशन कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, इंट्रोडक्शन आपने मेंशन किया, थोड़ा सा 2-3 लाइन का मेंशन किया। उसके बाद उसी पैरा में ही कनेक्ट करके ही आपने बोल दिया कि इस टॉपिक पे एक्स पर्सन ने 2020 में ये बात बोली थी, वाई पर्सन ने 2021 में इस चीज़ के ऊपर स्टडी किया था, तो उन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट किया था, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया था, इस चीज़ के ऊपर अटेंशन दिया था। तो इस तरीके से ज़्यादा आप लिटरेचर रिव्यू नहीं लेते हैं, इसमें 2 से 3 लिटरेचर रिव्यू आप इंट्रोडक्शन आप जब स्टार्टिंग में मेंशन करेंगे तो इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में ही आप उसी से ही कनेक्ट करते करते ही उसी पैरा में ही, एक ही पैरा में आप जो है वो पिछली जो ऑलरेडी स्टडीज़ हो चुकी हैं उनके बारे में भी मेंशन कर देते हैं। उसी से कनेक्ट करते ही वहाँ पर ही आप एक नीचे लाइन मेंशन कर देंगे कि ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर हुई हैं, बट ये ऐसा एक पॉइंट है जो मुझे लग रहा है कि जो एक्सप्लोर नहीं हुआ है, तो इस तरीके से आप रिसर्च गैप को मेंशन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ही उसी के ही जस्ट नीचे ही आप क्वेश्चंस को मेंशन, ऑब्जेक्टिव स्किप करके आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को मेंशन कर देंगे कि ये जो मेरी स्टडी रहेगी ये इन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेगी, इन सभी क्वेश्चंस के इसमें आंसर किए जाएंगे, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च गैप, कहाँ तो आप पूरा इंट्रोडक्शन अलग से लिख रहे हैं, 1 पेज का, 1.5 पेज का, देन उसके बाद आप कम से कम 7 से 8 आप लिटरेचर रिव्यू ले रहे हैं, देन उसके बाद आप रिसर्च गैप लिख रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली 3 से 4 पेज का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा, एक हेडिंग बनाना, दैट इज़ बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। उसी के अंदर ही आप थोड़ा इंट्रोडक्शन मेंशन कर दिया, थोड़ा लिटरेचर रिव्यू कनेक्ट करके और थोड़ा रिसर्च गैप, तो ये आपका सारा का सारा जो पोर्शन है वो आपका एक ही पेज में कवर अप हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको लेंथी करने की ज़रूरत नहीं, एक पेज में सारा कवर करके उसके बाद क्वेश्चंस मेंशन करके देन शॉर्ट में आप रिसर्च मेथोडोलॉजी मेंशन करके उसके बाद आगे सेम रहेगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से हल्का सा शॉर्ट कर सकते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल को, डिटेल मेंशन नहीं करके। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं आपको एक मेंशन करना चाहूँगी, बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ना कहीं पे तो मैम मतलब कोई पॉइंट ऊपर लिखा होता है, कहीं पे किसी फॉर्मेट में देख लो तो नीचे लिखा होता है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये रिसर्च प्रपोजल है, तो आपकी मर्ज़ी है आप प्रपोजल किस तरीके से लेकर जाना चाहते हैं। अगर यूनिवर्सिटी ने स्पेशली मेंशन नहीं किया है सो इन दैट केस कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आप हल्का फुल्का सीक्वेंस में भी चेंज कर सकते हैं, हेडिंग्स में भी चेंज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे आपने मेंशन किया रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है, कि ये क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया जाएगा, और इन्हीं क्वेश्चंस को क्यों एक्सप्लोर किया जाएगा, यही टॉपिक क्यों मैं ले रहा हूँ, यही प्रॉब्लम्स क्यों मैं ले रहा हूँ, यानी कि मेरी स्टडी का क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसको आपने रिसर्च क्वेश्चंस के बाद उससे कनेक्ट करके मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने मेंशन किया कि मैं ये स्टडी को कैसे कैरी आउट करूँगा, यानी कि आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी को बाद में मेंशन किया और सिग्निफिकेंस को पहले कर दिया। तो इस तरीके से आप हल्का फुल्का सीक्वेंस में चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसा मतलब स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है। ठीक है, तो लिटिल सीक्वेंस चेंज हो सकता है, उसके अलावा हेडिंग्स भी हल्की फुल्की चेंज हो सकती है।
सिग्निफिकेंस की जगह आप इम्पैक्ट ऑफ द स्टडी भी लिख सकते हैं, वाई दिस टॉपिक भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप हेडिंग दे करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने इसमें एक और एग्जाम्पल मेंशन की है, दैट इज लिटरेचर रिव्यू। क्या होता है लिटरेचर रिव्यू? यानी कि जो ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है, जो आपने टॉपिक लिया है उसी से रिलेटेड टॉपिक्स पे ये सारी स्टडीज हो चुकी हैं, उसी को आप समराइज करके प्रेजेंट करते हो, यानी कि ये सारा काम हो चुका है, राइट। तो इसको हेडिंग दे सकते हो ब्रीफ रिज्यूमे ऑफ वर्क डन, यानी कि जो भी काम हो चुका है, जो ऑलरेडी वर्क हो चुका है, उसी का ही ब्रीफ में, शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ, रिज्यूमे, ब्रीफ रिज्यूमे दे रहा हूँ। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप लिटरेचर रिव्यू हेडिंग ना दे करके ब्रीफ रिज्यूमे ऑफ वर्क डन हेडिंग भी दे सकते हैं, आप शॉर्ट में मेंशन भी कर सकते हैं, आप किसी और तरीके से मेंशन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी जो बेसिक फॉर्मेट रहता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, देन उसके बाद मैं आपको कंप्लीट सैंपल पे लेकर के चलूँगी, जिसको देख करके आपको ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी सुनाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, जब आप उसे देखेंगे तो आपको बेटर समझ आ जाएगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कुछ होते हैं, एक तो सबसे पहले तो क्लियर रहिए, जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो मेंबर्स को ये नहीं लगना चाहिए कि बच्चा खुद ही कन्फ्यूज़ है ना, बच्चा खुद ही कन्फ्यूज़ है, ऐसा कुछ मेंबर्स को नहीं लगना चाहिए। क्लियर कट आपको खुद को आइडिया, खुद को क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे इस टॉपिक पर स्टडी करना है, क्यों नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। उसके बाद कंसाइज रहिए, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन सुनने में वहाँ पर मेंबर्स थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तो इस वजह से ट्राई कीजिए जो मेन चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल स्टडी आपकी क्या इम्पैक्ट छोड़ेगी, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। उसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरीके से आप स्टडी करेंगे, क्या आपके रिसर्च क्वेश्चंस है, इनके ऊपर मेन फोकस कीजिए। बाकी जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है और जो लिटरेचर रिव्यू सेक्शन है, इसको आप बड़े ही कंसाइज तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, शॉर्ट में एक्सप्लेन कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक आपने 10 पेपर पढ़े हैं, ठीक है, उसके बाद ना ए पर्सन ने ये बोला, बी पर्सन ने ये बोला, सी ने ये बोला, डी ने ये बोला, ई ने बोला, तो आप एक एक तो कहाँ तो आप एक एक एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सबने क्या कुछ बोला, कहाँ आपने जब 10 पेपर पढ़े तो मोटा मोटी आपने ये देख लिया कि ये 5-6 बंदों ने ना लगभग सेम सी बात बोली है, ठीक है, और ये 3-4 बंदों ने लगभग सेम सी बात बोली है। तो आप इसको समराइज़ करके इकट्ठा करके बोल देंगे कि मोस्ट ऑफ द रिसर्चेज में ये चीज़ निकल करके आई है और कुछ एक रिसर्चेज में ये चीज़ निकल करके आई है, ठीक है। तो आप इन्हें, मतलब ये नहीं कि आप एक एक पेपर उन्हें पढ़ के बता रहे हो या एक एक पेपर के बारे में बता रहे हो, आप उन्हें शॉर्ट करके बता दिया। इससे सामने वाले को भी ये पता लग जाता है कि आपने स्टडी किया है, आपने अच्छे से लिटरेचर रिव्यू किया है, और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन भी बोरिंग नहीं जाती है, लेंथी नहीं जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। उसके अलावा प्रैक्टिस, ये आप सबको बेसिक पॉइंट है, ये सब आपको पता ही होगा कि जब भी आप कोई भी प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो घर पे पहले अच्छे से उसको बोल के देखिए, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार आप बोलना चाहें उतनी बार आप उसे बोल के देखें, ताकि वहाँ पे एग्जैक्टली जितना आपको बोलना है, जैसे बोलना है, तो वह आप उसे बोल सकें, ठीक है। उसके अलावा जब आप वर्ड फाइल बनाएंगे रिसर्च प्रपोजल की, तो उस टाइम पे जो पेजेस होंगे उनको नंबरिंग ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। पीपीटी में इतनी नीड नहीं होती, पीपीटी में तो नीड नहीं होती है नंबरिंग की, मेनली जब आप वर्ड फाइल बनाएंगे तो उस टाइम पे नंबरिंग कर दीजिएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ कि अगर यूनिवर्सिटी की कोई भी गाइडलाइंस नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट थीम होता है ना, फॉन्ट स्टाइल जो होता है टाइम्स न्यू रोमन, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो फॉन्ट का साइज़ रहता है वो आप 12 रख सकते हैं, हेडिंग्स का आप 13 या 14, मतलब 13 या 14 आप रख सकते हैं। उसके अलावा जो है, जो मेन टेक्स्ट रहता है उसका आप जो साइज़ रहेगा वो लगभग 12 तक रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। बाकी अगर कुछ गाइडलाइंस है तो आप ज़रूर से उन्हें ही फॉलो कीजिए, अगर कुछ गाइडलाइंस नहीं है सो इन दैट केस मैंने आपको ये चीज़ बताई है। उसके अलावा हेडिंग्स का अप्रोप्रिएट यूज़ कीजिए, अच्छे से उन्हें बोल्ड कीजिए और सही से आप हेडिंग्स यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी आप इम्पैक्ट उन्हें बता रहे हैं, स्टडी का इम्पैक्ट बता रहे हैं और डायरेक्टली आपने बताना स्टार्ट कर दिया, कुछ हेडिंग नहीं दी है, वाई दिस टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ द स्टडी, सिग्निफिकेंस, कुछ ना कुछ हेडिंग आप उन्हें ज़रूर देना, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ गाइडलाइंस है जैसे मैंने आपको बताया तो वो खुल के पूछ लीजिए इंटरव्यू से पहले, रिसर्च प्रपोजल बनाने से पहले
कि कितने पेजेस का बनाना है, क्या साइज़ रखना है टेक्स्ट का, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर कुछ गाइडलाइंस है, कुछ फॉर्मेट है तो वो हमें बता दो, नहीं है गाइडलाइंस तो फिर आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। सो ये तो हो गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने होंगे, जो आपको कंसीडर करने होंगे। अब मैं आपको ले चलती हूँ सैम्पल्स के ऊपर। 2 सैम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगी, एक लॉन्ग के लिए और एक शॉर्ट के लिए। तो वो उसके ऊपर हम चलते हैं ताकि आपको बेटर समझ आ जाए, ठीक है। ये है शॉर्ट रिसर्च प्रपोजल का सैंपल और ये है लॉन्ग रिसर्च प्रपोजल का सैंपल। दोनों को ही मैं एक एक करके अच्छे से दिखाऊंगी ताकि आपको बेटर समझ आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट रिसर्च प्रपोजल की। इसमें सबसे पहले देखिए आप टाइटल मेंशन है, टाइटल के बाद यहाँ पर कुछ समरी मेंशन है। ये एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट ही है जहाँ पर पूरे प्रपोजल की समरी दी गई है। देन उसके बाद बैकग्राउंड टू द स्टडी आ जाएगा। बैकग्राउंड टू द स्टडी में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेंशन है। इंट्रोडक्शन से ज़्यादा यहाँ पर मेंशन क्या है, लिटरेचर रिव्यू मेंशन है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑथर्स के नेम मेंशन है, किन ऑथर्स ने क्या कुछ क्रिटिसाइज़ किया, किस ऑथर ने क्या बात बोली है ना, क्या कुछ फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर ये सारा का सारा बैकग्राउंड वाले पोर्शन के अंदर ही, इसी पार्ट के अंदर लिटरेचर रिव्यू भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके बाद इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट इसी पैरा में ही रिसर्च गैप को भी मेंशन कर दिया। ये देखिए, इट कैन बी सीन दैट लिटरेचर प्रीडोमिनेंटली फोकस करता है बैरियर्स के ऊपर। यानी कि ये जो मतलब मैंने जितना भी लिटरेचर किया ना, ये मेनली एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा है। बट ये जितने भी नीचे पॉइंट्स लिखे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर इन डेप्थ क्वालिटेटिव रिसर्च किसी ने भी नहीं किया है। उस चीज़ की कमी लगी मुझे। तो बेसिकली उन सब चीज़ों को इन डेप्थ में क्वालिटेटिव रिसर्च करना ज़रूरी है, एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है करंटली। तो इस वजह से जो ये स्टडी रहेगी ना, देयरफॉर एम्स टू एक्सप्लोर। उसके बाद जो भी आगे पॉइंट्स रहेंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड, है ना, तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके रिसर्च क्वेश्चंस को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं। फिर इस तरीके से कनेक्ट करके कि जो की रिसर्च क्वेश्चंस जो एक्सप्लोर किए जाएंगे वो ये सारे रहेंगे। एक एक करके यहाँ पे इन्होंने अपने रिसर्च क्वेश्चंस को मेंशन कर दिया। देन उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी है, यानी कि मेरी स्टडी किस तरीके से नेशनल इंटरनेशनल नॉलेज में कंट्रीब्यूट करेगी, कैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगी, ये सारी चीज़ें मेंशन की है। देन मेथडोलॉजी आ जाएगी। मेथडोलॉजी में यानी कि जो मेरी स्टडी रहेगी वो मिक्स्ड मेथड्स का यूज़ करेगी। डिटेल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कंडक्ट किया जाएगा। 450 वीमेन से डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो किस तरीके से आप ये सारा मतलब डेटा कलेक्ट करेंगे, क्या सैम्पल साइज रहेगा, ये सारी चीज़ें आप मेथडोलॉजी में मेंशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा रिसोर्सेज। ये आप स्किप कर सकते हैं, ये इन्होंने अपने बारे में बताया है, ठीक है। इसके बाद एथिक्स वाला पोर्शन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। वो क्यों मेंशन करते हैं, अगर आपका कोई जो रिसर्च एरिया है, रिसर्च टॉपिक है, वो इस चीज़ से रिलेटेड है जहाँ पर कुछ एथिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हों, तो आप अलग से इसका एथिक्स वाला जो पोर्शन है वो भी मेंशन कर सकते हैं कि जो मेरी रिसर्च रहेगी वो एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करेगी, उनको नहीं तोड़ेगी। तो इस तरीके से आप बना करके एक पैरा मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टाइम टेबल आ जाएगा। टाइम टेबल के अंदर वही ईयर 1, 2, 3 उसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने यहाँ पर एलोकेट किया। पूरा का पूरा जो काम है उसको अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड किया है। प्लस मंथ्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, पहले 6 महीने में, देन नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या किया जाएगा। इस तरीके से पूरा ये टाइम टेबल मेंशन किया गया है। देन इसके बाद सारे के सारे रेफरेंसेज आ जाएंगे, ठीक है। सो ये तो था पूरा का पूरा शॉर्ट रिसर्च प्रपोजल का सैम्पल। उसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग रिसर्च प्रपोजल के ऊपर। सबसे ऊपर टाइटल मेंशन है, देन उसके बाद अलग से पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट मेंशन है जिसके अंदर पूरी समरी दी गई है। देन कीवर्ड्स मेंशन है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, मेन वर्ड्स होते हैं जो बार बार यूज़ भी हो रहे हैं, वो सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन का अलग से यहाँ पर पूरा पोर्शन बनाया गया है। देन उसके बाद लिटरेचर रिव्यू अलग से बनाया गया है। जो पिछला प्रपोजल मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर एक ही पैरा में सब कुछ मेंशन कर दिया इन्होंने, बट यहाँ पर क्या है, पहले इंट्रोडक्शन है, सेकेंड नंबर पे लिटरेचर रिव्यू है जिसके अंदर कंप्लीट समरी रहेगी जो ऑलरेडी काम हो चुके हैं उसके बारे में। ये देखिए आप 3-4 पेज का तो इनका लिटरेचर रिव्यू ही है। तो इस तरीके से आपका पूरा मतलब बड़ा बन जाएगा रिसर्च प्रपोजल। काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया, काफ़ी सारा लिटरेचर रिव्यू पार्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट रहेगा दैट इज़ रिसर्च क्वेश्चंस, कि ये रिसर्च जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगी। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड करके यहाँ पर क्वेश्चंस मेंशन कर दिए। तो यहाँ पर फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, रिसर्च मेथड्स आ जाएंगे। रिसर्च मेथड्स के अंदर लाइक इन्होंने मेंशन किया है, जो ये रिसर्च रहेगी वो मेनली कंडक्ट करेगी केस स्टडीज़ को। उसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया है आई विल सिलेक्ट अबाउट 60 रूरल इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ को मैं सिलेक्ट करूँगा। तो सैम्पल साइज़ भी मेंशन कर दिया है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर। उसके बाद आ जाएगा टाइम टेबल, जिसके अंदर काम को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, ईयर 1, 2 एंड 3
सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग की है इस तरीके से कि रिसर्च प्रपोजल को मैं पहले खुद के ही रिसर्च प्रपोजल को दोबारा से पढ़ूंगा, रिविजिट करूंगा, देन लिटरेचर रिव्यू, देन सो ऑन, ठीक है। ये सारी चीज़ें करके एट द एंड फिनिश हो जाएगी मेरी थीसिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा इन्होंने टाइम का एलोकेशन कर दिया। उसके बाद आ जाएंगे ये सारे रेफरेंसेस, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको 2 रिसर्च प्रपोजल दिखा दिए हैं, सैम्पल्स दिखा दिए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि हमें किस तरीके से बनाना है, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग अभी हालांकि नहीं की गई है, तो फॉर्मेटिंग के ऊपर मत जाना। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इसीलिए दिखाए हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आपको रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है। सिर्फ सुनने से इतना नहीं समझ में आता है, इसी वजह से आपको मैंने दिखा भी दिया है प्रपोजल कि कैसे आप किस फॉर्मेट में इसको बना सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।